प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा था डैनियल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने उसमें देखा था रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन हाफ के बारे में पढ़ा था और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा। रिडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स आप तो 11th क्लास से रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डैनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो उस सेल के बारे में रिडॉक्स रिएक्शन में दो तरह के आ रहे हैं। एक आता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दो आते हैं, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आता है और दूसरा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आता है। अब ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, सपोज दैट कोई सेल है और इसी सेल के भीतर दोनों एनोड और प्लस कैथोड दोनों हैं, और ये सेल एक ही सेल के भीतर अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो विदिन ए सेल जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट सेल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल रिएक्शन within the cell is called direct redox reaction। यहाँ सेल के भीतर ही अगर कोई रिएक्शन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट जब होगा तो इसमें क्या होता है? इसका एग्जांपल में जो केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगा? ये कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने जब डैनियल सेल में देखा कि दो अलग अलग सेल हैं, ठीक है, एक कैथोड इसमें जैसे सपोज दैट कि एनोड इसमें, कैथोड इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि ये अलग अलग सेल में हो रहे हैं। जो भी हाफ रिएक्शन हो रहा है, सपोज दैट इधर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों अलग अलग सेल में हो रहे हैं। इस टाइप का जो रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम लोग जो बोले वो ज़्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एग्जांपल में डैनियल सेल। तो डैनियल सेल एग्जांपल जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें हम लोग लिख सकते हैं द सेल रिएक्शन happens in two different cells। अलग अलग दो डिफरेंट सेल्स में होंगे, यानी ऑक्सीडेशन हाफ अलग सेल में होगा, रिडक्शन हाफ अलग सेल में होगा। इसमें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों विदिन सेल ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें आता था साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है? साल्ट ब्रिज का जो वर्क है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। साल्ट ब्रिज हमने शायद पिछले क्लास में लिखवाया भी था साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज के बारे में देखते हैं। ये साल्ट ब्रिज करता क्या है? साल्ट ब्रिज maintains the electrical neutrality of the cell।
यहाँ सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और क्या होगा, it allows the flow of electric current by completing देखिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पिछले क्लास में डैनियल सेल के बारे में बताया था। उसी डैनियल सेल में जब आप एक देखते हैं कि इस टाइप से अगर दो सेल थे और बीच में एक ऐसे यू टाइप ट्यूब इसमें था, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। और ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, क्योंकि ये आयंस को जो है जब करंट फ्लो रुक जाता है तो ये क्या करता है, आयंस प्रोवाइड करता है, जहाँ एक्स्ट्रा आयंस होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है और दूसरी ओर जहाँ डिफिशियंसी होती है उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये क्या करता है कि सर्किट एक तरह से कंप्लीट करता है। तो सर्किट को कंप्लीट करके और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को ये मेंटेन रखता है। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज द what are the ways by which we maintain the we represent the electrochemical cell. Representation of electrochemical cell, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एनोड इज रिटेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एंड cathode is इसमें क्या होगा कि एनोड को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं और कैथोड को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ पर एनोड रिप्रेजेंट्स the oxidation half and एनोड जो है ऑक्सीडेशन हाफ को आपको दिखाता है और कैथोड रिडक्शन हाफ को दिखाता है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि एनोड का जब रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसमें मेटल आयन और मेटल आयन कंसंट्रेशन को लिखते हैं। और जब कैथोड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, मेटल आयन कंसंट्रेशन इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, मेटल एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल आयन मतलब मेटल आयन बाद में उसके कंसंट्रेशन को, और कैथोड में मेटल आयन कंसंट्रेशन पहले उसके बाद मेटल लिखा जाता है। अब यहाँ पर
साल्ट ब्रिज का जिक्र आता है। ठीक है, यहाँ साल्ट ब्रिज को हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो साल्ट ब्रिज को कैसे इंडिकेट करेंगे? साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करने का तरीका है, इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ। यहाँ पर क्या है कि साल्ट ब्रिज को जब इंडिकेट करेंगे तो इधर जो एनोड हाफ होगा, लेफ्ट साइड में तो एनोड लिखते हैं, एनोड हाफ, और ये डबल लाइन, और यहाँ पर कैथोड हाफ का जो रिएक्शन होगा वो होगा, दैट मीन्स ये जो डबल लाइन है दैट रिप्रेजेंट दैट इज द साल्ट ब्रिज, दैट इज द साल्ट ब्रिज। इसको बीच में डबल लाइन प्लेस करके उसको इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो वहाँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो होता है, दिस रिजल्ट्स इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन results in the potential difference between the metal and metal ion, metal and not metal ion, solution of its own ion। ठीक है, ओन एक्चुअली इसके जो ओन हम लोग लिख सकते हैं, और जो साल्ट वगैरह होते हैं, जैसे सपोज दैट कि कॉपर हम लोग ले रहे हैं तो कॉपर सल्फेट साल्ट ले लिए, तो उसका कॉपर का ओन आयन जो हो गया क्या हो गया, CO2 प्लस आयन। तो वो सॉल्यूशन जो आया कॉपर सल्फेट का वो CO2 प्लस एंड SO4 माइनस में डिसोसिएट होता है। देखो जी यहाँ क्या होगा, CuSO4 सॉल्यूशन हमने ले लिया। अगर कॉपर मेटल की बात करते हैं, ये अगर हमारा इलेक्ट्रोड है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो हम लोग कॉपर सल्फेट का ही साल्ट लेते हैं। तो यही कहा गया डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। जो हमने इसका साल्ट लिया तो इसमें क्या टूटा, CO2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, इसमें ये डिसोसिएट होता है। इसका ओन आयन जो है उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो आएगा, तो वो जो चेंज आता है इक्विलिब्रियम स्टेट में, हम लोग उसको यहाँ काउंट करते हैं, उसी को लेते हैं। एंड इट इज द, अब ये क्या है, ये हमने लिखा है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ये यहाँ क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ये शो कर रहा है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो शो कर रहा है ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इन हाफ सेल टू लूज और गेन। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, इट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस
पोटेंशियल डिफरेंस इज द एक वर्ड छूट गया है, shows that the, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टेंडेंसी को, shows that the tendency of मेटल, ठीक है, मेटल हम लोग नहीं लिखते हैं, इसके लिए एक टर्म हमने यूज किया था इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके लिए हमने टेक्निकल टर्म दिया था इलेक्ट्रोड। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस शोज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्विलिब्रियम में जो शो करता है, इक्विलिब्रियम में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं मेटल और इसका अपना आयंस का। तो ये दिस पोटेंशियल डिफरेंस shows the tendency of that electrode to gain or lose the electron। उसी के बेसिस पर हम लोग उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, अब एक बारी आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दैट कंडीशन, क्या है, इज दैट electrode the standard electrode potential is that condition when concentration of all species involved in a हाफ सेल इज यूनिटी। देखिए इसमें यूनिटी करने का मतलब क्या है कि अगर कंसंट्रेशन हम लेंगे तो 1 मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, उसका प्रेशर लेंगे तो 1 बार प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन को रूम टेम्परेचर पे हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो 98 केल्विन हम टेम्परेचर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व है, अगर वो आइडियल कंडीशन में है, एक जो मिनिमम जो हमारा है वो यूनिटी को, अगर जो भी स्पीसीज हैं, ठीक है, तो अगर उसमें जो भी स्पीसीज है जैसे वो यूनिटी, उनका कंसंट्रेशन अगर यूनिटी आती है, जैसे 1 मोलर कंसंट्रेशन आता है, इस टाइप से आता है, तो उस जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके जरिए जो निकलेगा हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 2 तरह से आते हैं, एक आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा क्या आता है, रिडक्शन पोटेंशियल। एक आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिख सकते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी टू
सॉरी वो छूट गया, ऑक्सीडाइज। ठीक है, उसी तरह से जस्ट इसका रिवर्स होगा रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स इसका होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और to get reduced। यहाँ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो आपका क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि दिस इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स and this is the tendency to gain electrons। ठीक है, दो तरह का आपका पोटेंशियल आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग एक सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG के बारे में देखेंगे। अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं। SHE शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं SHE। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक चीज बता दें इसके बारे में, इसको एज ए रेफरेंस सेल लिया जाता है। इसे SHE को क्या होता है, SHE इज used as the reference cell और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ऑलवेज 0 होता है। ये दो चीजें SHE के बारे में, इसका ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं और इसको एज ए रेफरेंस सेल यूज किया जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में हम किसी और जो इलेक्ट्रोड है उसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसमें क्या है कि एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पर इसका देखते हैं कि प्लेटिनम इन SHE इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ए प्लेटिनम ये जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है वो प्लेटिनम का लिया जाता है। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया जाता है, जिसका कोटिंग किया जाता है वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग किया जाता है। द इलेक्ट्रोड इज यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है इस एसिडिक सॉल्यूशन में डिप होता है। एंड यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड। यहाँ हाइड्रोजन गैस के यहाँ से क्या होती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस की बबलिंग होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस बबल किया जाता है जो आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है,
अब यहाँ पर क्या है, इसके थ्रू जब हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करते हैं तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन गैस का, वो ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन गैस और रिड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced hydrogen gas is maintained at unity तो यहाँ पर दिस इज द कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग था आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये SHE जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का SHE में वर्क एज, देखो अब SHE का जो काम है वो दो तरीके से वर्क कर सकता है, आइदर एज कैथोड और एज एनोड। यहाँ पर ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि अदर साइड जो इलेक्ट्रोड है कैथोड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर को अगर नहीं लिखे तो सीधे लिखते हैं अदर इलेक्ट्रोड, या नेचर ऑफ अदर इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो SHE में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो या तो कैथोड की तरह वर्क करेगा या एनोड की तरह वर्क करेगा। तो कैथोड और एनोड की तरह वर्क करने के लिए ये डिपेंड करेगा कि अदर साइड का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है। अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैसे बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है पर डिपेंड करेगा सेल में एंड स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है वो उस पर डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि क्या होगा कि एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब एनोड की तरह अगर बिहेव करता है तो क्या होगा, और कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा। अब एनोड की तरह कब बिहेव करेगा। अब एनोड की तरह जब बिहेव करता है तो यहाँ क्या होगा 2H प्लस रिडक्शन कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, एस कैथोड। जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है डिसोशिएट होगा H2 इस स्थिति में
दिस इज एक्वस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर कैथोड की तरह होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, SHE अगर एनोड की तरफ करेगा तो हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन होगा। तो SHE को जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो H2 यहाँ गैस के रूप में एसाइन 0 पोटेंशियल है। दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल है, हमने शुरू में लिखा था इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो ये साइन 0 पोटेंशियल फॉर ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर के लिए इसका पोटेंशियल होगा SHE का, वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। अब सपोज दैट ये कंडीशन आता है, यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि द कंसंट्रेशन of oxidized and reduced जितने भी ऑक्सीडाइज्ड टर्म हैं और रिड्यूस्ड ये आता है ना, तो इसको गैस को जब लिया जाएगा तो ये 1 बार लिया जाता है, 1 बार, ठीक है। गैस 1 बार H प्लस, अब इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, इसका भी कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं 1 मोलर, क्योंकि यूनिटी की बात करते हैं ना, या स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। और यहाँ पर आपका डबल लाइन सॉल्ट का Cu2 प्लस, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है F1 1 मोलर कंसंट्रेशन Cu, इसका जो मेजर्ड EMF आता है वो आता है 0.34 वोल्ट, दैट इज द मेजर्ड 3. ये जो है, ये वैल्यू जो आ रहा है, इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ half cell corresponding किसका रिएक्शन का है, यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वस 1 मोलर, यहाँ सोल्यूशन आ रहा है Cu2 प्लस एक्वस 1 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, जो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में, ये एक हाफ रिएक्शन है, और इस हाफ रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ रिएक्शन है उसका जो वैल्यू आ रहा है, इसमें आप PT इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में इसे एज ए रेफरेंस से लिया है तो 0.34 वोल्ट्स आ रहा है। अब क्या है कि इसी तरह से सिमिलरली measured EMF of
द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल बोलते हैं इसका। अब जिंक का लेते हैं Pt गैस 1 बार H प्लस बस क्या लिया जा रहा है 1 m Zn 2 प्लस इक्वल्स 1 m जी ये लिया जा रहा है। अब इसका जो मेजर्ड ईएमएफ जो आएगा जो मेजर किया गया है इज माइनस 0.76। यहाँ पर ये देखिए ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में आ रहा है और ये किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस 0.76 यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द electrode potential of the half shell। इसका यहाँ पर जिंक लिया था ना तो क्या होगा Zn 2 प्लस इक्वल्स 1 मोलर यही आ रहा है। ये क्या होगा Zn। अब यहाँ पर इसके लिए 0.76 आ रहा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, स्पेस कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि if positive value of standard फर्स्ट केस कौन था कॉपर वाला, फर्स्ट केस कौन सा था कॉपर वाला केस था। द फर्स्ट केस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट Cu2 प्लस आपका जो आयन था Cu2 प्लस आयन गेट मोर इजली देन H प्लस आयन। H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में वो आसानी से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और रिवर्स नहीं करता है एंड डजंट रिवर्स। ऑक्सीडाइज तो हो जाता है लेकिन वो रिवर्स नहीं होता है, रिड्यूस हो जाता है, रिवर्ट नहीं होता है। एंड और इसमें क्या है कि H प्लस आयन कांट ऑक्सीडाइज कॉपर। यहाँ कॉपर को फर्दर वो क्या होता है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। लेकिन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस द स्टैंडर्ड electrode potential the H plus can oxidize zinc और zinc can
अब देखो H प्लस आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जिंक क्या करेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज का उल्टा क्या होता है? रिड्यूस होगा। जिंक कैन रिड्यूस H प्लस, यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं। जिंक जो है वो H प्लस आयन को या तो रिड्यूस करेगा या फिर H प्लस आयन जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा, हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ये कंडीशन आ रहा है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा जो अब क्या है, अब इसमें लिख सकते हैं कि इन द व्यू ऑफ दिस कन्वेंशन द half reaction of Daniell cell can be written as, यहाँ पर हाफ रिएक्शन डेनियल सेल का हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, तो दो हाफ में लिखा जाएगा। एक जेन क्या होगा? Zn2 प्लस ये आएगा, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में आ जाएगा। ये लेफ्ट हाफ में होगा, ठीक है। ये रिएक्शन जो होगा कहाँ होगा? लेफ्ट हाफ में होगा। और राइट हाफ में क्या होगा? Cu2 प्लस एक्वस, यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cu सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एक्वस से सॉलिड स्टेट में ये होगा, राइट हाफ में होगा, राइट हाफ। लेफ्ट हाफ को क्या बोलेंगे? इसको ऑक्सीडेशन हाफ भी बोलते हैं, इसको रिडक्शन हाफ बोलेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। जब ओवरऑल सेल रिएक्शन भी होगा, देखिए ये तो तब ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? जिंक प्लस Cu एक्वस, यहाँ पर आ जाएगा Zn2 प्लस Cu। ये हमारा क्या आता है? ओवरऑल रिएक्शन आता है। तब उस स्थिति में हम EMF ऑफ द सेल क्या लिखेंगे? तब EMF ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं EMF ऑफ द सेल, that is equal to R minus L, लेते हैं लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। अब देखो ER का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो वैल्यू निकाले थे हम लोग कॉपर का, वो कितना निकाले थे? फर्स्ट में 0.34 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था प्लस, और माइनस ये निगेटिव वैल्यू आ रहा था 0.76। तो ये क्या हो जाएगा? 0.34 प्लस 0.76 दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो टोटल जो सेल का जो स्ट्रेंथ है, जो कितने वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करेगा, तो वो 1.10 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है। एक डैनियल सेल की बात जब करेंगे तो 1.1 वोल्ट का एक सेल करंट उतना प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशन हम लोग देखते हैं। कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो अगर 0 से बड़ा है तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन गैस की अपेक्षा। यहाँ पर क्या है कि इफ
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेंगे। इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड is greater than 0 is जीरो से बड़ा होगा। अगर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से बड़ा होगा तो देन इट्स reduced फॉर्म, इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, यानी जैसे Cu जो है वो Cu2+ जो हम लोग देख रहे थे पिछले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो वहाँ जो कन्वर्जन आया था Cu2+ से Cu में, तो वो क्या है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल यहाँ पर देन हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन गैस कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब उसी तरह से सिमिलरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of an electrode is less than 0, 0 से कम हो। जैसे जिंक वाले केस में देखा था 0 से कम था, क्या था, -0.76 था जिंक वाले केस में। तो उस टाइप का अगर केस आता है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का 0 से कम होता है, देन तो क्या होगा, देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, देन जो रिड्यूस्ड स्पीसीज होगा उससे, उस रिड्यूस्ड स्पीसीज से हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो यहाँ 2 फॉर्म चलता है। एक तो जो हाईएस्ट, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो फ्लोरीन का आता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा वो फ्लोरीन का आएगा, और लोएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है वो लिथियम का आता है, वो कम आएगा। तो जब अब पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे ही हम आप इफ वी गो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आएगा पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वहाँ डिक्रीज होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। लेकिन वही आप लेफ्ट टू राइट
अगर किसी भी पीरियोडिक टेबल में बाएं से आप लेफ्ट टू राइट की ओर जब जाएंगे तो वहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपका डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस नहीं करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक रेफर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें, उनको भी ये वीडियो मिल सके। थैंक यू।